अब बात करते हैं देश की डिजिटल करेंसी की। जी हाँ, रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी का कॉन्सेप्ट नोट जारी कर दिया है। अब डिजिटल रुपए पर जल्द पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत जैसे तमाम बातों के साथ इसमें क्या कुछ कहा गया है और कैसे ये फ़ायदेमंद रहेगा, इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। गौरव दहाके, सीईओ बिटपेंस, और अविनाश शेखर, सीईओ ज़ेडपेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश में। और अविनाश, सबसे पहले तो मुझे ये समझना होगा कि डिजिटल करेंसी की हम बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के दिमाग में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अब तक इस तरह से छाया हुआ है कि किसी को डिजिटल करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ ही नहीं आ रहा। तो ये समझाएं हमें, डिजिटल करेंसी क्या है? क्या हम जो पेपर नोट फ़िलहाल देखते हैं उसका रिप्लेसमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं डिजिटल फॉर्म में, हमारा रुपया, ई रुपया? तो एक्चुअली अगर हम देखें तो अगर हम 2 लोगों से पूछेंगे या 3 लोगों से पूछेंगे तो अलग-अलग डेफ़िनेशन आएँगी और अलग-अलग डेफ़िनेशन हो सकती हैं डिजिटल करेंसी की। एक तो जो डेफ़िनेशन है डिजिटल करेंसी की, जैसे सीबीडीसी लेके आ रहे हैं आरबीआई, तो आज की डेट में अगर हम देखें तो यूपीआई या एनईएफटी, आरटीजीएस एक तरीके से वो डिजिटल फ़ॉर्म में ही है। तो जो सीबीडीसी है वो एक तरीके से उसके ऊपर एक इम्प्रूवमेंट है, उसको काफ़ी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है आरबीआई। ऑफ़लाइन भी लेके आने की बात कर रही है कि वो ऑफ़लाइन भी हम लोग कर सकते हैं उसमें ट्रांज़ैक्ट। दूसरी अगर हम तरफ से देखें, जो अगर हम क्रिप्टो के बारे में बात करें या और बिटकॉइन के बारे में बात करें, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब हम यूज़ करते हैं डिजिटल करेंसी, वो हम बोलते हैं कि जो डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है या डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, करेंसी में भी यूज़ करना सही नहीं होगा उसके लिए आज की डेट में, क्योंकि उसको लीगल सैंक्शन नहीं है। बट वो जो कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइज्ड है, परमिशनलेस है, कि मतलब आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी है ट्रांज़ैक्शन करने के लिए। इम्यूटेबल है, जिसका मतलब है कि वो चेंज नहीं करा जा सकता है, और उसकी प्रेडिक्टेबल सप्लाई है कि भई कि आप इतना ही बिटकॉइन जनरेट हो सकता है हर 10 मिनट पे या हर रोज़ या हर साल। तो ये 2 अलग-अलग डेफिनिशंस हैं। जो क्रिप्टो है उसका एक तरीके से कि आप वैल्यू उसमें क्रिएट कर रहे हैं, वो एक तरीके से आप उसको एज़ ए टोकन यूज़ कर रहे हैं जो डिसेंट्रलाइज़्ड नेटवर्क है उसको रन करने के लिए। तो ऐसे मैंने जैसे बोला कि 2 अलग-अलग कॉन्सेप्ट हैं टोटल ये। गौरव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आपका भी स्वागत है। और आप दोनों को ही वैसे हम कई चैनल्स पे जाते हुए देख रहे हैं जहां पे आप डिजिटल करेंसी या ई रुपया के तमाम महत्व को समझाने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को। अगला सवाल अब यहाँ पर यही है, बहुत बखूबी समझाया अविनाश ने कि क्या होगा ई रुपया, डिजिटल करेंसी। लेकिन गौरव, जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत है, देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो कहीं ना कहीं ई रुपया लाने से लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार की कोई मंशा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई नियम कानून बनाए जाए, उसको यहाँ पे लीगलाइज किया जाए। और इसी के चलते सरकार जो करना चाहती है वो काफ़ी अग्रेसिवली डिजिटल करेंसी या इसके ज़रिए जो है आगे बढ़ना चाहती है। तो एक तो ये एक पहलू है डिजिटल करेंसी का लाने का। दूसरा, जब भी आपसे बात हुई है, कहीं ना कहीं ग्लोबल मैप पर देखा जाए तो बाकी जो देश की दुनिया की जो देश हैं वो इस मामले में काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में भी और अपनी करेंसी लाने में भी। अब इस पूरे समीकरण में मुझे बताएं कि भारत की मंशा क्या उभरती हुई दिखाई दे रही है? राइट। तो भारत के हिसाब से भारत काफी फिनटेक इनोवेशन में आगे रहा है। सो यूपीआई जैसा है, यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी बाकी देशों में नहीं है, एंड अभी वो एक्सपोर्ट भी हो रही है। सिमिलरली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज पे अभी चाइना ने काम किया है, यूएस ने कुछ कंसेप्ट पेपर्स रखे हैं, और अलग अलग जगह पर कुछ कुछ एक्टिविटीज हो रही है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो कि ई रूपी के थ्रू इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि करेंसी का सप्लाई या जो फ्लो है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, और वो क्यों, और वो एक मेजर जिम्मेदारी होती है एक रेगुलेटर की, जैसे आरबीआई इस केस में। तो इसके थ्रू अगर कोई एक्टिविटी इंप्लीमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल डिमांड काफी स्लो डाउन कर जाती है और बहुत वीक डिमांड देखने मिलती है, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी स्टॉल हो चुकी है एंड ऑल,
ये रिसेशन के वक्त नॉर्मली होता है, तो उस टाइम पे स्टिमुलेट करने के लिए चीजें की जा सकती है। या फिर आपको डीमोनेटाइजेशन करना है, तो वो डीमोनेटाइजेशन इसके थ्रू करना काफी नेचुरल वे में पॉसिबल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इन्होंने मद्देनजर रखते हुए ये पॉइंटर्स उस कंसेप्ट नोट में रखे हैं। पॉइंट बीइंग कि अगर ये चीज मतलब इसके पर्सपेक्टिव से जो किया जा रहा है, ये एफिशिएंट तो बनाएगा सिस्टम को, ये ऑल्सो वो सारी चीजें कर्टेल करने में हेल्प करेगा जहां पर जो लेयर 2 सप्लाई होता है, तो जो आरबीआई कंट्रोल करता है दैट इज कॉल्ड M0 मनी सप्लाई, तो मॉनेटरी सप्लाई एट द बेस। उसके ऊपर एक लेयर होती है जो बैंक्स के थ्रू आती है, उसके ऊपर फिनटेक लेंडिंग एप्स और ये सब जो अलग अलग तरह की होती है, वो एक लेयर 2 होता है, तो M2 मनी सप्लाई। तो अलग अलग सप्लाईज क्रिएट होते जाते हैं मनी के, और उस पर कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। सो दिस वुड enable RBI to have a more concrete व्यू के एक पूरा तरीके से एक साथ वो व्यू कर पाएंगे कि कितना मनी सप्लाई और उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। समझाए, अगर हम ई रुपया की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अविनाश, सरकार की मंशा ये भी है कि जो हम फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हुए देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है शिकंजा कसता हुआ दिखाई देगा, कमी आती हुई दिखाई देगी। ये सब कैसे होगा, ज़रा हमें समझाएं। तो एक्चुअली अगर आप देखें कि जो आरबीआई ने अपने डॉक्यूमेंट में भी लिखा है कि जो फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए इसको यूज करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता, उसका अभी कोई क्लैरिटी है नहीं। क्योंकि अगर आप देखें तो आरबीआई ने ये भी बोला है कि जो छोटी ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें एक तरीके से जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो ट्रेसेबिलिटी है, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे वो एक तरीके से कैश को मिमिक करना चाहते हैं कि जैसे कैश में अगर मैं आपको किसी को कैश दे रहा हूँ, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, तो उसको कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो छोटी ट्रांजेक्शन के लिए उसको आरबीआई उस तरीके का इम्प्लीमेंट करना चाहती है। बट जो बड़ी ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें आई थिंक, मुझे लगता है कि आरबीआई की मंशा है कि उसको ट्रेसेबिलिटी को वो एनेबल करेंगे। बट अगर आज की डेट में अगर आप देखेंगे बाकी भी जो मेथड हैं, बाकी जैसे आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, यूपीआई है, वो सारे के सारे ट्रेसेबल हैं, कोई भी अनट्रेसेबल नहीं है। तो उसका इम्प्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा, उसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चीज अगर आप देखें, जैसे जो मैंने टच किया था कि जो आज की डेट में जो आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से जो हमारी पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन की, उसमें से सिर्फ 825 मिलियन लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है। और जो उसको ऑफलाइन जो फीचर जो आरबीआई एक प्रपोज कर रही है, उसके जरिए क्या होगा कि जो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी है, तब भी आप उसके थ्रू ई रुपया के थ्रू आप ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये काफी बड़ा एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होने वाला है, जो ई रुपया आरबीआई लेके आएगी। और मुझे लगता है कि ओवरऑल जो है जैसे गौरव ने बोला कि भारत जो है हमेशा ही टेक्नोलॉजिकली काफी फोर फ्रंट पे रहा है, खासकर जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज हैं, आईएमपीएस, यूपीआई। तो आई थिंक इसके तरफ एक काफी बड़ा स्टेप होगा ये। लेकिन इसको अपनाने में जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, गौरव, भारत को वो लागू करने में कितना समय लग जाएगा? ठीक है, अभी आपने कंसेप्ट नोट एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लॉन्च करने की कोशिश की है, इस पर भी अभी काफ़ी मंथन होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशंस में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे वो देखना होगा। तो रही बात एक तो चैलेंजेस की, वो हमें समझाएं कि क्या आने की संभावना है, और दूसरी बात ये है कि लोगों में ट्रस्ट फैक्टर काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि अब आ रहा है इन फॉर्म ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, जिसको लेके सरकार भी काफ़ी अग्रसर है। लेकिन डिजिटल रुपए को लेकर समझ और उसकी एक्सेप्टेंस लाने में कितना समय लग सकता है, कितनी चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस, और चैलेंजेस जब आप इसको पायलट को जब रोल आउट करेंगे तब आने की संभावना है? तो चैलेंजेस आई थिंक जो एक रेगुलेटर देखता है, पहली चैलेंज वो ये देखता है कि इसके कारण फाइनेंशियल फ्रॉड्स वगैरह तो नहीं बढ़ रहे हैं और सिस्टम अब्यूज की पॉसिबिलिटी तो नहीं बढ़ रही है। सो दिस इज वन ऑफ द कोर कंसर्न्स दैट रेगुलेटर हैज कि जो भी यूजर्स है उस प्लेटफॉर्म के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ठीक तरीके से हो पा रहा है नहीं।
तो ये पायलट के थ्रू होगा। आई एक्सपेक्ट कि ये पायलट अगले साल लाइव हो जाएगा, लोग क्लोज्ड यूजर ग्रुप में होगा, कुछ कुछ लोग उस पर ट्रांजैक्ट कर पाएगा और फिर पब्लिकली धीरे धीरे उसे ओपन किया जाएगा। इसमें ये एंटिसिपेट करने के बाद उस पे अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं, कुछ मॉड्यूलेशंस कर रहे हैं, उसके बाद ये टेक्नोलॉजी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इसमें ये नोटिस करने की जरूरत है, जैसे यूपीआई जब आया था, यूपीआई पॉपुलर हुआ क्योंकि वहां पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ऐसे कुछ कुछ एप्स थे जो उसे फिर काफी हद तक प्रमोट किया उन्होंने। उस पर रिवॉर्ड्स दिए, कोई कैशबैक्स दिया, और वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर जो एनपीसीआई क्रिएट किया कर चुका था, उसे एक्चुअल यूजर्स तक पहुंचाने वाला काम ये सब प्राइवेट कंपनीज के थ्रू हुआ है। एंड आई थिंक यहाँ पे उस टाइप का कोई मॉडल है नहीं, ये देखना होगा। अगर वैसा है तो इसे मेन स्ट्रीम अडॉप्शन ले जाने में काफी ये फास्ट होगा, वर्सेस अगर गवर्नमेंट खुद के एंड से करेगी। तो गवर्नमेंट ऑल्सो हैड अ यूपीआई ऐप कॉल्ड भीम, बट वो उतना मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं रहा है उतने जितना भी स्केल होता है अभी। तो इस केस में भी कैसे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, प्राइवेट एंटिटीज को क्या ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसके थ्रू ये लोगों तक पहुंचाया जाएगा, तब वो इनोवेशन का स्पीड काफी फास्ट होगा और अडॉप्शन का काफी फास्ट होगा। चलिए, तो यहाँ पर कहानी अभी बाकी है। अभी तो फिलहाल हम सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। देखना होगा कि इसको रोल आउट करने के बाद ऐसी कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस है जिनको अमल में लाना आसान होगा और किन किन को अमल में लाने में दिक्कतें होंगी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होकर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी नोट पर मैं रुकूंगी छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको बचना चाहिए यूपीआई स्कैम्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्कैम्स और कॉन्टैक्टलेस, यानी आप जब टैप के ज़रिए कोई पेमेंट करते हैं किस तरह से फाइनेंशियल धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है। इन सब से क्या कैसे बचना चाहिए समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।